हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आइए, मैं बुधेश शर्मा आपका एक बार हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार फक्कड़ बन करके आप अपना जीवन सार्थक बना सकते हो कबीर की तरह। और यहाँ तक कि जो विद्रिका देवी है, कर्नाटक राजकुमार राजा की राजप्रिया, उसने भी गर्वपूर्वक कहा था कि कवि एक संसार में 3 ही कवि हैं, और वह है ब्रह्मा, दूसरे कवि वाल्मीकि और तीसरे कवि वेदव्यास। अगर इसके अलावा कोई चौथा कवि है तो मैं उसकी रानी बनने को तैयार हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मेरे दोस्तों, फक्कड़ बनो, सिर्फ की मस्ती की तरफ देखो। लेकिन अनुभव से पता चला है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है, मरने दो। कालिदास भजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी थे। अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। जलते हुए विरह, आपने देख रहा अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना लिखी थी, उसमें किस प्रकार दुष्यंत दुखी होता है, जल रहा उसका हृदय। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, मैं भी कवि हूँ, तो जोड़ लेता हूँ, मैं भी जोड़ लेता हूँ। और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तो भी जोड़ सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के तो नहीं हो जाते। पुराने किसी मित्र ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम अपि कवय कवय कवयस्ते कालिदास था। आज हम सब कवि हैं और कवि कालिदास भी था। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर के कालिदास के एक ही श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही उदाहरण ले लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से क्या कोई हो जाता है? देखना चाहिए कितने सुंदर है, जैसे वह सौंदर्य की डुबकी लगा कर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कंजूसी नहीं थी, कवि की ओर से भी नहीं थी। राजा दुष्यंत ने भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई है, कुछ न कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उनके समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष पुष्प के कुंडल के रूप में देना भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल तक यानी गर्दन तक लटके हुए थे, और रह गया शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। और मृणाल के पुष्पों का हार भी शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों की भांति कोमल दिखाई देता है, वह भी नहीं लगाया। तो ऐसे शकुंतला का चित्र बनाने में कमी रह गई, त्रुटि रह गई। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उनके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिबल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता था। यानी जिस प्रकार ईख गन्ने का रस निकालता है ना, जूस बेचने वाला, तो वह गन्ने को मशीन में ठूस करके मरोड़ मरोड़ करके चकनाचूर कर देगा। एक एक कण में से रस निकाल लेता है, और उसकी छोई जो हो जाती है, कण कण उसको पटक देता है। यूँ ही तो कालिदास वो यही कह रहे हैं कि दुख हो या सुख, वे अपना भाव उस रस अनासक्त कंजूस की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। ईख के गन्ने से रस निकालता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में थी। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा कि राज उद्यान का सिंह द्वार कितना ही अप्रभेदी क्यों न हो, यानी बगीचे का मुख्य द्वार कितना ही चमकदार क्यों न हो, उनकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, और वो कितनी ही सुंदर ढंग से उस गेट को बनाया गया है, वे ये नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। तो वे दरवाजा ये नहीं कहता कि आप इसमें प्रवेश कर लोगे तो संसार के सारे रास्ते खत्म, दुनियादारी के रास्ते आगे सब इसमें, ऐसा तो नहीं कहता है।
असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमित करने के बाद ही है, और असली जाने का स्थान तो आप उसको अलग करके बाहर निकल करके जाओगे ना, तभी आप अपने स्थान पर पहुंच पाओगे। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह तो इशारा है। शिरीष का वृक्ष सचमुच पक्के सन्यासी की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलचिलाती धूप में इतना रसरस वह कैसे बना रहता है? क्या वे बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? यानी धूप, वर्षा, आंधी, लू और जेठ के महीने की चिलचिलाती धूप में भी वह शिरीष का पेड़ हरा भरा खुशहाल संपन्न दिखाई देता है। बताओ वह कैसे हरा भरा दिखाई देता है ऐसी स्थिति में? हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, ये अग्निदाह, ये लूटपाट, ये खून खच्चर का ये जो बवंडर रह गया है, उसके भीतर से भी क्या स्थिर रह जा सकता है? यानी हमारे देश में कितनी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। चोरी, डकैती, है ना, लूटपाट, नकबजनी, नकाब पहन करके नकबजनी करने आते हैं, मतलब छीन झपटी करने आते हैं। ये फिर इधर दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, शोषण, अनेक प्रकार की घटनाएं देश में आए दिन उठती रहती हैं। फिर इधर से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, है ना, कई प्रकार की समस्याएं, बवंडर, फिर क्रांति, मांग, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, आग लगा देना, लूटपाट करना, खून खराबा करना, ये सब बवंडर हमारे देश में बना हुआ है। उसके भीतर भी क्या स्थिर रह जा सकता है? बताओ, ऐसी कंडीशन में देश में कौन स्थिर रह सकता है? किसका दिमाग स्थायी रह सकता है? शिरीष रह सकता है, शिरीष का पेड़ रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता था। कौन था वो बूढ़ा? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने जा रहे थे, सेकंड क्लास का टिकट लिया था उन्होंने, और उस सेकंड क्लास के टिकट में उनकी डिब्बे में वो चढ़े तो वहाँ ऑलरेडी अंग्रेज बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने कहा यू ब्लैक बॉडी, तो यहाँ काले शरीर वाले आप इस अंदर कैसे आ गए, इसमें निकलो बाहर। वो नहीं निकले, बोलो मेरे पास टिकट है, तो टिकट है तो क्या हुआ, इसमें तो अंग्रेज बैठेंगे। और नहीं माने तो स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई थी, उठा करके स्टेशन पर फेंक दिया। फिर भी उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। लोगों ने, उनके समर्थकों ने उन अंग्रेजों को मारने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, मत मारो। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी, है ना। तो वो रह सकते हैं साहब ऐसे खून खच्चर में, इतने मारकाट में, चोरी, डकैती, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, इनमें सब में वो रह सकते हैं शांति, है ना। शिरीष रह सकता है जी, अपने देश का बूढ़ा रह सकता है, महात्मा गांधी रह सकता है, बूढ़ा रह सकता है। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है, शिरीष भी सन्यासी है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। अंग्रेजों से बात करें तो अंग्रेजों के साथ भी हमेशा उन्होंने नरम दल बनाया और नरमाई के साथ में बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। वो कहा करते थे कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसकी तरफ दूसरा गाल कर दो, कि भैया या गाल ने कहीं बंगाड़े हो, या तो तेरे थप्पड़ दे दियो, या गाल ने कहीं बंगाड़े, या मत दबा दे एक थप्पड़, अरे मार ले थप्पड़, तो उसको भी कर देते थे। इतने बोले थे हमारे महात्मा गांधी, इतने सीधे थे। कपड़े नहीं थे हमारे देश में बेचारे, एक लंगोटी पहनते थे, देख लो आप, जबकि मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसे थे मेरे महात्मा गांधी, हैं, देख लो आप। मतलब कश्मीर में मारकाट मची, आतंकवादियों पर गोली चलाई जा रही थी, क्रांति कर रहे थे लोग, तो महात्मा गांधी कह रहे थे कि नहीं, नर हत्या नहीं करनी चाहिए।
जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो शरेआम बलि दी जाती है, जिसको काट करके मांस खाया जाता है, जीव को मार करके मांस खाया जाता है, तब अनशन पर नहीं बैठे हमारे महात्मा गांधी जी। तो विडंबना है मेरे देश की। तो श्री इस वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका। बहुत सीधे हैं महात्मा गांधी। उन्होंने तो ये कह दिया था कि अभी हमें स्वतंत्र नहीं होना चाहिए था भाषण में, अभी हमें 20 साल और अंग्रेजों के अधीन रह करके और सभ्यता सीखनी चाहिए थी। अब बताओ अंग्रेज सभ्यता सिखाएंगे हमें? जो कपड़े पहनने तक नहीं आता उनको, विदेश में चले आते हैं हाफ पैंट पहन करके चले आते हैं। बताओ शर्मा जी, और बात साइकिल चला रही है लड़कियाँ वहाँ की लेडीज, शर्मा जी। अब वो महात्मा गांधी उन्हीं अनुसरण कर रहे हैं कि हमको अभी इनसे और कुछ सीखना चाहिए है? पुराना कोर्स होता तो आपको पूरी चीज़ पढ़ाते हैं हम। महात्मा गांधी ने लिखा था पाठ ये पूरा महात्मा गांधी का। उसने बताया कैसे वो इंग्लैंड में पढ़े थे, किस प्रकार से उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बहाने सभ्य बनने का प्रयास किया सभ्य वेश में। महात्मा गांधी पाठ का नाम है सभ्य वेश, है ना। नाचने वाली को पैसा दिया, घंटे मतलब 10-10 मिनट तक शीशे के सामने खड़े रह कर के बालों को सजाना, टाई बांधना, है ना। और जैसे आप साइड टू साइड बाल कटवाते हो ना, ऐसे महात्मा गांधी पहले ही कटवाया करते थे। अब आप कहेंगे साहब महात्मा गांधी के तो बाल ही नहीं थे, वो तो टकले थे। टकले नहीं थे, महात्मा गांधी के बाल थे, बहुत अच्छे घुंघराले बाल थे महात्मा गांधी की। अवस्था आने पर तो सबके ही बाल गंजे हो जाते हैं, हमारे आपके सबके गंजे होने अवस्था में, लेकिन महात्मा गांधी बहुत सुंदर लगते थे, है ना। नाचने सिखाने के लिए 16 वर्ष की एक लड़की आती थी, उनके कमर में हाथ डाल करके नाच सिखाती थी। तो ऐसी कई बातें हैं जिनसे हमें को ये पाठ बताता है कि ऐसे अवधूत थे जो बिल्कुल सहज स्वभाव के थे। गांधी जी क्रोध में नहीं आते थे, आक्रोश नहीं होता था, और बिल्कुल सन्यासी की तरह अचल खड़े रहते थे, अचल स्वभाव के थे। वो भी सरस के पेड़ की भांति वायुमंडल से ही रस खींचकर इतने कोमल और इतना कठोर हो सके थे। मैं जब जब सरस की ओर देखता हूँ तब तब एक भूख भर उठती है, क्योंकि आजकल सरस के पेड़ों की कमी आ गई है और आजकल महात्मा गांधी भी नहीं है। तो हाय वह अवधूत आज कहाँ गया? तो अवधूत कौन था? अवधूत महात्मा गांधी थे। अवधूत की बात करते हैं तो यहाँ पर लेखक ने सरिस को कार्यजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है, और लेखक ने सरिस को कार्यजयी अवधूत सन्यासी की तरह किससे तुलना की है? तो महात्मा गांधी से तुलना की। तो ये था आपका सरिस के फूल नामक पाठ। अगले वीडियो में हम आपको अंतिम पाठ की ओर लेकर चलेंगे, और वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ है, तो इसको अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।